जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 19,838 सीट के लिए गुरु रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया फुल लेंथ टेस्ट के टेस्ट नंबर 8 को हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर 7 तक को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। यदि आपने उसे ना देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट से उसे देख सकती हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट नंबर 8 को कंप्लीट करते हैं। चलते अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 100 तक को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। एक तरफ दिया गया जनजाति विद्रोह और दूसरा तरफ दिया गया है यह वर्ष यह कब हुआ था। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह असम में हुआ था और कब हुआ था तो 1828 में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था 1921 में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट 2 4 1 3। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ था तो 1928 ईस्वी में हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था एला सापेल की संधि के द्वारा। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह एक अनिर्णायक युद्ध था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत इसका अंत हुआ था। ठीक है, और प्रथम मैसूर युद्ध ये भी कर्नाटक युद्ध ही है। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली इसमें जीते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 4 2 1 3। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है मुझे देखते हैं। 5 कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इसका मुख्य केंद्र था पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है मुझे देखते हैं। 6 कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम सही करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले जी ने किए थे और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किए थे। ठीक है, और वहीं प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं रामतनु पांडे जी ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको सही कर दिए। ठीक है, ये वैसे ये प्रश्न गलत दिया था, हम आपको सुधार करके दिखा दिए। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था 1857 की क्रांति को किसने दिया था। ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर जी ने दिया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी का अध्यक्षता कौन किए थे। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी घोष ने किए थे। किसने किया था रास बिहारी घोष, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है आर.बी. घोष। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद की हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था पहली बार। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को किस कालक्रमानुसार में घटित हुई है उसे सजाएं। तो आइए हम देखते हैं, इसे सजाते हैं। सबसे पहले चौड़ी चौड़ी का कांड कब हुआ था। तो चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, चौड़ी चौड़ा कांड हुआ था कब 1922 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था
तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, 19 मार्च 1919 को आया था क्या? रॉलेट एक्ट आया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सभी का डेट लिख दिया, अब हम इसे मिलान कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 4 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपको कौन सा? तो देखिए यहाँ पे 4 ही मिल गया, तो आपको उत्तर भी मिल गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने एकदम करेक्ट उत्तर लगा दिया है, आप देख लेंगे 4 का, ये 11 का उत्तर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया पुरुषनी नदी के तट पर, ठीक है। पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पे, ठीक है। पुरुषनी नदी को ही रावी नदी कहते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भागवत, एक सेकेंड, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है, तो कौन सा है? तो बेसनार का गरुड़ स्तंभ लेख है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। तो आइए हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं, ठीक है। देखिए आदिनाथ, आदिनाथ का चिन्ह क्या था? तो आदिनाथ का चिन्ह था आपको विषभ, आदिनाथ का चिन्ह था विषभ, ठीक है। पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? तो सर्प था, सर्प था। मल्लीनाथ का चिन्ह क्या था? मल्लीनाथ का चिन्ह था जल कलश, ठीक है। संभवनाथ का चिन्ह क्या था? तो इनका अश्व था, ठीक है। इनका क्या था? अश्व था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 4 3 2, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है। हीनयान और महायान का विभाजन बौद्ध धर्म का, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर सी 305 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुंग वंश का राजा स्थापित हुआ था मौर्य वंश के बाद, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विशाखदत्त नहीं गए थे, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार जी को। किसके स्थान पे? तो प्रीति सूदन के स्थान पे डॉक्टर अजय कुमार जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील कुमार जी ने जीता, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को यूएनडीपी में 130वां स्थान मिला था, लेकिन वर्तमान में भारत को 131वां स्थान मिला, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे इसका उत्तर लगा लेते हैं। इसका उत्तर कहाँ पे हो जाए, इसका उत्तर हम देख लेते हैं, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 130वां स्थान, ठीक है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी यूएनडीपी करता है, ठीक है।
HDI को जारी कौन करता है? तो UNDP करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि दुनिया का पहला पूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा शहर होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरावती होगा, ठीक है, अमरावती हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदुलिका झा को दिया गया है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या प्राथमिकता थी? तो भारी उद्योग थी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का वर्तमान में सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्र होता है, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र को GDP प्राप्त होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं विकास ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई? किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की गई? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1882 ईस्वी में की गई, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31 को। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? तो फ्रेटर्निटी का अर्थ हो जाता है भाईचारे की भावना, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, वह सायंकाल घूमने जाता है, यह एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34 को। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो भद्र शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा भला, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि भारत WHO का सदस्य देश कब बना? तो भारत WHO का सदस्य देश बना, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 1948 ईस्वी को बना, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में मुख्यालय है। WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग के संरक्षण पे आधारित है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं ग्रेगर मेंडल। कौन जाने जाते हैं? तो ग्रेगर मेंडल जाने जाते हैं, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38 को। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी ग्रंथि है? तो वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम कौन नहीं बनाती है? आइए हम देख लेते हैं। तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है? तो आयरन जो होता है लोहा, वो अमलगम नहीं बनाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आइए हम सम्मिलित करते हैं इसे, ठीक है। देखिए, भंजन विधि के द्वारा क्या होता है? तो भंजन विधि के द्वारा आपको एक सेकेंड सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजनीकरण के तहत क्या होता है? तो खाद्य वसा होता है, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण के तहत क्या होता है? खाद्य वसा होता है। फिर वल्लनीकीकरण के तहत क्या होता है? वल्लनीकीकरण के तहत रबड़ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उत्तर आपको देख सकते हैं कि सी का हो जाएगा क्या? तो सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 किस में दिया गया है? तो सी का 4 दिया गया है, इसमें नहीं है, इसमें
नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो हम और अच्छे से देख लेते हैं इसके उत्तर को बढ़िया से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, पहले का हो जाएगा क्या, भंजन पेट्रोलियम, और प्रगलन, ये प्रगलन क्या हो जाएगा, तारम हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मिलान कर दिया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, CaSO4 हाफ इंच 2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ इंच 2O हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहते हैं, तो उग्रपातन कहते हैं। क्या कहते हैं, उग्रपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम यहाँ पे मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है एक तरफ ईंधन गैस दिया गया है, और दूसरा तरफ दिया गया प्रमुख घटक। तो आइए हम देखते हैं सीएनजी गैस में क्या क्या भरा होता है। तो सीएनजी गैस में भरा होता है आपको ब्यूटेन और सीएनजी गैस में भरा होता है मीथेन और इथेन। क्या भरा होता है, मीथेन और इथेन। एलपीजी गैस जो रसोई गैस होती है, एलपीजी गैस में कौन से भरे होते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। कोल गैस में क्या भरा होता है, कोल गैस में भरा होता है आपको हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड भरा होता है। ठीक है, वाटर गैस में क्या भरा होता है, तो वाटर गैस में भरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भरा होता है। ठीक है, वाटर गैस में क्या भरा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन भरा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 3 2 4 1। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मार्क करके रख लें और इसे आप अच्छे से देख लें। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आइए हम सम्मिलित करते हैं। देखिए, पक्षियों का अध्ययन किसे क्या कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं अर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वंशागति का अध्ययन क्या कहते हैं, तो जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण का अध्ययन क्या कहते हैं, तो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन क्या कहते हैं, तो पेलियो बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, मुझे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार फिश लगा होता है लेकिन यह मछली नहीं होता है। ठीक है, स्टार फिश मछली नहीं होता है। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। तो टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोप्रीन। क्या कारण होता है, लाइकोप्रीन के कारण यह लाल होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि मानव शरीर में शाब्दिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में शाब्दिक से प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है, कौन सा एंजाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बिन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि विक के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लाल प्रकाश होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न है। 52 नंबर दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं। विटामिन
विटामिन सी के तहत क्या होता है, तो स्कॉर्बिक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कॉर्बी होता है। ठीक है, यहाँ पे रोग दिया गया है और दूसरी तरफ विटामिन दिया गया है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कॉर्बी होता है। ठीक है, फॉलिक अम्ल से क्या होता है, तो रक्त अल्पता होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किस कमी के कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि अल्जाइमर रोग में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर रोग भूलने की बीमारी होता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क प्रभावित होती है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो क्या है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण यह तैरती रहती है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो आइए हम सही कथन को चुनते हैं। सही कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है और लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह बैंगनी प्रकाश से कम होता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा उपयोग एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 59 को। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब द्रव क्या होता है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि प्रासर्व में प्रासर्व वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक होती है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि भारत के संविधान में लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 में की गई है। ठीक है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो आर्टिकल 330 में की गई है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ठीक है, अद्वितीय स्तरीय की डिमांड कौन किए थे, तो यह किया था अशोक मेहता समिति ने किया था। और पंचायत को संवैधानिक अधिकार देने का मांग किसने किया था, तो एल.एन. सिंघवी समिति ने किया था 1886 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में एल.एन. सिंघवी समिति ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का मांग किया था। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया, किस वर्ष से लागू किया गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 से लागू किया गया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं, एक सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 से लागू किया गया। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से
कौन सा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करती हैं। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आइए हम देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21 को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो फिर से प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 69 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो यहाँ पे आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 69 का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, अनुच्छेद 359। ठीक है, अनुच्छेद 359 हो जाएगा। इसके तहत ही आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट। ठीक है, इसका मानक सूत्र क्या है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अबुल कलाम कलाम। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है होता है सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है? आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइए हम देख लेते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 एकदम सही है। ठीक है, तो ए, बी और सी बिल्कुल एकदम सही सुमिलित है, लेकिन उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही सुमिलित नहीं है। शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रशासन करने का संकल्प वर्गों का अधिकार यह 31 में नहीं है बल्कि यह किस में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह आर्टिकल 30 में है। ठीक, आर्टिकल 29 में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 74 को। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि तारे का सूचक क्या है? तारे का सूचक होता है उसके ताप का। ठीक है, तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका है? तो यह हो जाएगा शनि का। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा यह झारखंड के रांची से गुजरती है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं इसके आरोही क्रम को। ठीक है, देखिए सबसे पहले हो जाएगा कौन, तो बांग्लादेश। सबसे पहले कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। तो हम यहाँ पे देख लें बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा लगाती है बांग्लादेश। उसके बाद चीन हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर नेपाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आरोही क्रम में, तो यानी छोटी से बड़ी की ओर जा रहा है। तो हम इधर से चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, प्रश्न नंबर 79 कह रहा है कि भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित है, नहीं है। तो राजगीर में कौन सा अवस्थित नहीं है, तो लक्ष्मण कुंड जो है वह राजगीर में अवस्थित नहीं है। बाकी मखदूम कुंड, नान कुंड और सूर्य कुंड, ये तीनों के तीनों राजगीर में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सन 1931 ईस्वी में गठित हुई थी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 84 को। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। आइए हम मिलान करते हैं इसे। ठीक है, अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, एक तरफ दिया गया है खनिज, एक तरफ दिया गया है खनिज, एक सेकेंड, एक तरफ दिया गया है खनिज और दूसरा तरफ दिया गया है प्राप्ति स्थान। ठीक है, तो अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है गया में। ठीक है, स्वर्ण सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है, यानी सोना कहाँ, मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो डोलोमाइट पाया जाता है रोहतास में। ठीक है, और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पेट्रोलियम बिहार के किशनगंज में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3। आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 85 को। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था, तो हुंकार नाम था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने की थी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता मिली थी, कब मिली थी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1651 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय स्थित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काठमांडू में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है, तो चिनाब ब्रिज की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए 359 मीटर ऊंचाई है चिनाब ब्रिज की। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 से लेकर के 90 तक के जीके जीएस के प्रश्न देख लिया है। आपको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, 10 प्रश्न मैथ्स के दिए गए हैं, आप यहाँ पे बना लेंगे इसके उत्तर। ठीक है, तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप काफ़ी अच्छे से बना लें, उसके बाद आप हमें स्कोर बताएंगे कि हाँ आपका 100 में कितना स्कोर अचीव किया आपने। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको 100 के 100 प्रश्न दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।